अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास टॉपिक है आपका चैप्टर सेकंड ईयर इंग्लिश का रिफ्लेक्शंस ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नाम ही याद नहीं हो पाता। काइंडली मेक श्योर कि बेटा आप इस चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, बिकॉज ये भी पॉसिबल होता है कि जो सीन हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के तौर पर पैराग्राफ आता है, क्या पता यहाँ से भी आ जाए। तो बेटा ध्यान से नाम याद रखिएगा इसका। वैसे खैर आज हमने बेटा इसके MCQs करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमारे पास आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि बर्ट्रैंड रसल इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ। बर्ट्रैंड रसल बेटा हमारे पास किस चीज़ के फेवर में नहीं थे? सो वी नो कि द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी कम्युनिज्म बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स के अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना ताकत के बलबूते पर, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। रसल इज़ बेसिकली, या रसल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो दिया साइंटिस्ट, फिलोसोफर, हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन। नो बेटा इनमें से कुछ भी नहीं थे। ना वो साइंटिस्ट थे, ना वो हिस्टोरियन थे, ना वो पॉलिटिशियन थे। ही वॉज अ फिलोसोफर। ठीक, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन बेटा आपको चैप्टर के स्टार्ट में जहाँ पर ऑथर के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, वहाँ पर आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी आराम से इन्फॉर्मेशन के तौर पे। अगला है रिफ्लेक्शंस ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट इज़ अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ पावर बिटवीन के ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है? ऑल्ट्रेशन मतलब कि चेंज होना पावर का, किस किस के बीच में पावर का चेंज होना बताया बेटा। इट वॉज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। असल ये था कि मशरक़ी और मगरबी ममालिक के बीच में जो पावर का चेंज होना लगातार पिछले 2000 साल से जो हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया था, इट वाज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। 2000 ईयर्स अगो ईस्ट वॉज, क्या कह रहे हैं, 2000 साल पहले अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स ईस्ट के बारे में क्या बताया गया था हमारे पास कि इट वॉज सिविलाइज्ड एंड पावरफुल, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस वक्त के मुताबिक बहुत सिविलाइज था और ज़्यादा पावरफुल था। 8 सेंचुरीज अगो वॉट टुक प्लेस बिटवीन, करें कि 8 सदियों पहले की बात है कि जो जंग हुई थी वो इनके बीच में जंग हुई थी ख़ास तौर पे बेटा हमारे पास। इट वाज बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स। आपको पता होगा कि जंग इनकी ऐसी हुआ करती थी कि बस ये बिकॉज दे वर बोथ क्वाइट पावरफुल, ये दोनों जो कौमें थी बहुत पावरफुल थी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इन द डार्क एजेस ओनली यूरोप वॉज डैश, कि जो मतलब कि डार्क एजेस की बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ यूरोप वो था जिस यूरोप के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इट वॉज संक इन बारबैरिज्म, के मतलब कि तारीकी के अंधेरों में डूबा हुआ था। डार्क एजेस यूरोप की हिस्ट्री के वो पार्ट को बताया गया था। लेकिन हमने बेटा चैप्टर में ये बात ही पढ़ी थी कि यूरोप में ही एक मुल्क मौजूद था जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, बट एट दैट टाइम वहाँ पर इस्लाम फैल चुका था, तो उस वक्त जो है डार्क एजेस उन यानी कि यूरोप की बाकी कंट्रीज़ डार्क एजेस बोलते हैं, लेकिन स्पेन नहीं बोलता, जाहिर सी बात है। 700 and 800 ईयर्स को मुस्लिम्स हैड डैश, के जो 700 से 800 साल पहले की बात है कि मुस्लिम्स के पास क्या थी यूरोप पे, मतलब कि सुप्रीमेसी थी, डार्क एजेस चल रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, या मतलब कि जंगी मामला चल रहे थे बेटा। वी डू नो कि इट वॉज कि यूरोप से ऊपर क्या था, उनका सुप्रीमेसी थी, इनका होल्ड था। क्योंकि बेटा जो होल्ड बनाना शुरू किया था एक अर्सा पहले, वो इतना लंबा चला था माशाल्लाह से कि बाकायदा पूरी दुनिया में मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत इस्लाम फैलाया, उसको मेंटेन किया अल्लाह पाक के करम से। लेकिन बेटा हुआ क्या कि फिर ऐसी अय्याशी ऐशो इशरत में पड़े कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। देयर वॉज अ टाइम एंड रोम वॉज डैश यूरोप, कह रहे हैं एक वक्त की बात है कि रोम क्या कर रहा था यूरोप को बेटा, इट वॉज कंट्रोलिंग। हमारे पास क्वाइट पॉसिबल इनफीबलिंग कुछ बच्चों ने लगाया हुआ बेटा, लेकिन हमारे पास इनफीबलिंग जो है ना रोम नहीं कर रहा था। रोम और जर्मन्स के बीच में फ़ाइट होने की वजह से यूरोप इनफीबल्ड हुआ था, कमज़ोर हुआ था, लेकिन रोम इनफीबल खुद नहीं कर रहा था। ठीक है ना, रोम बिकॉज क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। फॉर सेंचुरीज एशिया हैज़ सफ़र्ड अंडर द डैश ऑफ द वाइट मैन, कह रहे हैं सदियों से क्या चला आ रहा है कि एशिया में जो लोग रहते हुए आ रहे हैं वो अंग्रेज़ों की डैश के तरफ मतलब कि बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इट वॉज इंसलेंस, जो उनका बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट, के गोरों के साथ अलग बिहेवियर। ये तो खैर आजकल बड़ी कॉमन बात है बेटा, आज भी हमारा तो रेसिज्म तो बहुत कॉमन है। देयर इज़ अ डेंजर लेस फाइट फॉर इंडिपेंडेंस शुड बिकम अ डिज़ायर फॉर, ये दरअसल ऑथर क्या बताना चाह रहे थे कि एक बात का ख़तरा है कि अभी तो ये जो तहरीकें चल रही हैं, जो लोगों की जद्दोजहद चल रही है, वो सिर्फ आज़ादी की हद तक चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जज्बात और उभर के सामने आए, और उन्होंने कहा नहीं आज़ादी तो हम लेकर ही रहेंगे, बल्कि आप जिन जगहों पर रहते हो हम उनको भी फतह करेंगे। इट वॉज कॉन्क्वेस्ट। ठीक, नाउ लेट्स कंटिन्यू।
There are still some remaining of white imperialism to be swept away. रिमेनिंग पावर कर लो या रेमिनेंट ऑफ वाइट इम्पीरियलिज्म कर लो, बेटा एक ही बात है, इतनी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये चीज़ मतलब एग्जैक्टली पॉइंट समझने की कोशिश करो। तो कह रहे हैं वाइट इम्पीरियलिज्म दरअसल कहाँ की बात की जा रही है बेटा, इट वॉज ऑब्वियसली एशिया, क्योंकि एशिया पे इन्होंने होल्ड किया हुआ था खास तौर पे। रशियन इम्पीरियलिज्म इज़ डैश टू एशिया, ये ऑथर जो बर्टन रसल है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि रशियन जो इम्पीरियलिज्म है वो एशिया के लिए क्या है, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ मैनेस, ख़तरा है इनके लिए, एशिया के लिए। द ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इन एशिया आर, ये जो ऑथर थे क्या बताना चाह रहे थे कि जो ट्रेडिशंस हैं अलग अलग सिविलाइजेशन के एशिया में, हम जानते हैं कि 3 बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइना और इंडिया की और पाकिस्तान मुस्लिम्स वगैरह की, हिंदूस की। तो उन्होंने क्या फरमाया था कि हमारे पास ये क्या है भाई, एंशियंट एंड ग्लोरियस है, कदीम है और बड़ी बड़ी बेहतरीन किस्म का कल्चर और ऑर्गेनाइज, यानी कि जिस ट्रेडिशन से इनको कंटिन्यू होना चाहिए, वो ये बताना चाह रहे थे। इन चाइना वेस्टर्न कल्चर हैज़ बीन डैश बाय कम्युनिज्म, कि चाइना में जो वेस्टर्न कल्चर क्या हो चुका है, इट हैज़ बीन डीग्रेडेड, मतलब कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो रहा ही नहीं ना वो जो वो था, ठीक है। कम्युनिज्म इज द डैश टू एशिया, कम्युनिज्म जो है एशिया के लिए क्या है, इट्स अ थ्रेट, एशिया के लिए क्या है बेटा, ये थ्रेट के तौर पे मौजूद खतरा है। मैंने आपको कम्युनिज्म को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और बेटा ये हमारे पास चैप्टर में लिखा हुआ था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। इंग्लैंड गेंड हर पावर बाय डैश, इंग्लैंड की कंट्री ने जो पावर हासिल करी है वो किसके थ्रू करी, सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज्म। बेटा वी डू नो कि ये हमारे पास जो चैप्टर में मौजूद है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया जा रहा था ख़ास तौर पे इन द प्रीवियस सेंचुरी, तो इट वाज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी के आगे लिखा हुआ था कि आज के दौर में जो हमारे पास अमेरिका एंड रशिया जो आगे निकले हुए हैं, वो भी यही वजह है आज के दौर में, इन द मॉडर्न एरा। टुडे द सुप्रीमेसी ऑफ यूरोप इज़ बिकॉज ऑफ, आज के दौर में यूरोप जो मतलब कि आगे निकला हुआ है सुप्रीमेसी में, वो क्या वजह है उसकी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। मैकेनाइजेशन इज़ द सोर्स ऑफ डैश इन मॉडर्न एज, कि मैकेनाइजेशन जो है ये किस चीज़ की, ये कह रहे हैं ये डैश की सोर्स है, मतलब कि इस आज के दौर में एजुकेशन तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रक्शन भी नहीं आएगा, रिलीजन भी नहीं आएगा। द ओनली मतलब हमारे पास बेटा कभी कभार ऐसे MCQs भी आएंगे कि अगर आप एक मरतबा पढ़ोगे ना, अप्लाई करके देखोगे, तो आप खुद बोलोगे यार इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली सिमिलर केस हियर हमारे पास क्या आएगा, पावर आएगा। कार्लाइल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, कार्लाइल बेटा ये पता होना चाहिए कि इसने ये मशीनरी के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, उससे बाकायदा बुक वगैरह में जिक्र किया गया था, तो इट इज़ मैकेनाइजेशन, ठीक। गांधी वॉज अनएबल टू स्टोर द डैश, अच्छा ये दरअसल ये वाला जो सेंटेंस है ना, इट वॉज कनेक्टेड विद दिस वन एज वेल, क्या कार्लाइल ने ये रोकने की कोशिश करी थी। तो रीस्टोर द स्पिनिंग व्हील, मतलब कहने का मकसद ये है, ये सेंटेंस जो उसका मतलब बन रहा है कि भाई जो एक मामला चल चुका था, एक हरकत में आ गया था, मतलब कि मशीनरी वगैरह को, उसको गांधी अपनी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी नहीं रोक पाए थे। तो स्पिनिंग व्हील इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, वेपन ऑफ वॉर इज़ द मोस्ट डैश एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, मतलब साइंस को यूज़ करते हुए जो सबसे ख़तरनाक इजाद है, सबसे जो इविल इन क्रिएशन है, वो क्या है, जंग के हथियार। तो क्या आएगा, सिनिस्टर, इविल। इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़ विल ब्रिंग अबाउट डैश, के एशियन कंट्रीज़ की जो आज़ादी होंगी वो उसमें उनकी वजह से क्या चीज़ उभरेगी बेटा, इट वुड बी ऑब्वियसली पीस, अमन व अमान फैलेगा। एशियन कंट्रीज़ मस्ट नीड डैश टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, एशियन कंट्रीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज़ कल्चर, बट बेटा हम जानते हैं कि ये सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रसल सजेस्ट एशियन कंट्रीज़ टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस बाय, रसल जो है क्या सजेस्ट कर रहे थे एशियन कंट्रीज़ को कि आप अपनी आज़ादी को बरकरार रखिए। कैसे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था देयर ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस, चाइनीज़ नहीं, यूरोपियन नहीं, अमेरिकन नहीं, बिकॉज रसल ने एक बात कही थी कि यहाँ पर 3 बड़ी सिविलाइजेशन रहती हैं, तो सब के सब अपनी अपनी अलग जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन है उनको प्रिजर्व कीजिए आप लोग। एशिया कंटेन्स डैश ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एशिया कंटेन्स बेटा क्या आता है, मतलब हाफ, आधी पॉपुलेशन है एशिया में। भाई आप इससे आइडिया कर लो यार, हमारे पास कि चाइना और इंडिया की ही अगर हम पॉपुलेशन मिला लें तो यही पता नहीं कितनी बड़ी पॉपुलेशन बन जाती है, सही है। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू बेटा, आगे क्या आ रहा है, एशिया इज़ नॉट यूनाइटेड ओइंग टू डैश डिफरेंट सिविलाइजेशंस, मैंने अभी जिक्र किया था इस बात का, हमने क्या कहा था, 3 डिफरेंट सिविलाइजेशंस। मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन, कि आजकल के दौर में जो आगे बढ़ने वाला सीन बेटा चल रहा है वो क्या है,
कि हर दौर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है इसको पीक प्रायोरिटी दी जा रही होती है। बेटा आज के दौर में क्या है, वो साइंस एंड मशीनरी है। ह्यूमन लाइफ मस्ट नॉट बी हॉली, ये दरअसल चैप्टर के एंडिंग की तरफ पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने जिक्र किया था कि भाई जितने भी आप मैकेनाइजेशन की तरफ चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अपनी लाइफ को कम्प्लीटली मैकेनाइज मत कर लेना। मतलब कि मशीन डिपेंडेंट टोटली मत हो जाना। मशीन्स को यूज़ करो लेकिन नीड मत बनाओ, एक हद तक करो, बेशक करो बट फिर भी। सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, कह रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के जो छोटी छोटी सी खुशियाँ वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसका जिक्र था पोइट्री, म्यूज़िक एंड आर्ट। मतलब कि ये बेटा इसको यूज़ करते हुए हम अपनी छोटी मोटी खुशियाँ भी हासिल कर सकते हैं अल्लाह पाक के करम से। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये ऑथर कह रहे हैं, ठीक है ना। रसल सजेस्ट इज़ नॉट टू डैश, कि रसल जो आखिर में सजेस्ट कर रहे थे चैप्टर के आखिर में कि वो वेस्ट को क्या ना करें, वेपन्स के बारे में बात की जाए तो इट वॉज नॉट टू कॉपी, ठीक है। एंड आई थिंक बेटा वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। आई डू होप मेरे बच्चों आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।